नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी पहले थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात की, जो 1930 में छपी थी। इस कहानी के दिल में ना एक बहुत ही क्रूर संघर्ष है। एक ऐसा चुनाव जो असल में कोई चुनाव है ही नहीं। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। और ये दुविधा हमारे सामने रखती है कहानी के नायक हल्कू की पत्नी मुन्नी। वो कहती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? सोचिए, बस यही एक सवाल है जो उस पूरी दर्दनाक रात की नींव रखता है। तो चलिए, इस कहानी के किरदारों और उनके इस संघर्ष को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी मुश्किल को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें कहानी के किरदारों से मिलना होगा। तो देखिए, एक तरफ है हमारा नायक हल्कू, एक गरीब कर्ज में डूबा हुआ किसान जो बस अब थक चुका है इस हारी हुई लड़ाई को लड़ते लड़ते। फिर है उसकी पत्नी मुन्नी, वो हालात की सच्चाई को समझती है। और तीसरा सबसे अहम किरदार है सहना, साहूकार, जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उस पूरी शोषक व्यवस्था का चेहरा है। तो हल्कू फंसा हुआ है, एक तरफ जानलेवा सर्दी और दूसरी तरफ सहना का दबाव। और आखिर में वो क्या चुनता है? वो साहूकार के रोज रोज के तानों से बचने के लिए उस कड़कड़ाती ठंड का सामना करने का फैसला करता है। वो अपने आखिरी 3 रुपए दे देता है, और यही एक फैसला उसे उस रात की तरफ धकेल देता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब आते हैं कहानी के शीर्षक पर, पूस की रात। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख या एक मौसम नहीं है, नहीं, प्रेमचंद ने इसे एक किरदार बना दिया है। एक ऐसा किरदार जो दुनिया की बेरहमी, उसकी उदासीनता को दिखाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। मतलब जरा सोचिए, ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी गहरी है कि आसमान के तारे तक कांप रहे हैं। ये सिर्फ ठंड का जिक्र नहीं है, ये हल्कू के गहरे अकेलेपन को दिखा रहा है। और इस जमा देने वाली ठंड में, इस बेरहम दुनिया में, जानते हैं गर्माहट कहाँ है? सिर्फ एक जगह, हल्कू और उसके वफादार कुत्ते जबरा के बीच। वो उसे अपनी गोद में खींच लेता है और महीनों बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। ये जो रिश्ता है ना, ये दिखाता है कि उस क्रूर व्यवस्था के सामने एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी इंसानियत। रात और गहरी होती जाती है और इसके साथ ही हल्कू की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। नील गाय उसके खेत को रौंद रही हैं। उसका कुत्ता जबरा जान लगाकर भौंक रहा है, खेत को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हल्कू बस उस छोटी सी आग के पास बैठा रहता है। वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखता रहता है। वही फसल जिसके लिए उसने कर्ज लिया था। अब यहाँ पर हल्कू का ये करना, क्या ये आलस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं अकर्मण्यता। ये कोई नैतिक हार नहीं है, ये तो उस सिस्टम के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। एक ऐसा समर्पण जो निराशा से पैदा होता है। मतलब जब पता ही है कि मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलना, तो फिर मेहनत करे ही क्यों? तो रात गुजर जाती है, सुबह होती है, खेत पूरा तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म। लेकिन हल्कू का जो रिएक्शन होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुन्नी दुख से कहती है, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। और हल्कू खुश होकर जवाब देता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये शायद भारतीय साहित्य की सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली लाइनों में से हैं। हल्कू खुश है, लेकिन उसकी ये खुशी किस बात की है? ये खुशी है एक किसान के तौर पर उसकी पहचान की मौत की। यही तो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। उसे राहत मिलती है, लेकिन किस कीमत पर? अपनी पूरी पहचान, एक आज़ाद किसान होने का वजूद खोकर। वो खेती से आज़ाद तो होता है, लेकिन तब जब वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो आप देखिए, ये कहानी सिर्फ हल्कू की नहीं है, नहीं, ये तो उस पूरे सामाजिक और आर्थिक सिस्टम पर एक बहुत तीखा सवाल है। और इसी को साहित्य में कहते हैं आलोचनात्मक यथार्थवाद या क्रिटिकल रियलिज्म। प्रेमचंद सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि किसान गरीब है, नहीं, वो उस सिस्टम की चीर-फाड़ कर रहे हैं जो उसे गरीब बना रहा है। वो उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं जिसकी वजह से भारतीय किसान का पतन तय था। ये एक पूरा चक्र है
जिसे प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से दिखाया है। देखिए, सबसे पहले किसान कर्ज के जाल में फंसता है, फिर उसकी सारी मेहनत और सारा मुनाफा साहूकार ले जाता है। धीरे धीरे किसान अपनी ही जमीन, अपनी ही मेहनत से बेगाना हो जाता है और आखिर में एक किसान के तौर पर उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है और वो बस एक दिहाड़ी मजदूर बनकर रह जाता है। और यही है इस कहानी का असली मतलब। ये एक मौन चीख है, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो इतनी क्रूर है कि इंसान को अपनी ही मेहनत की बर्बादी में जीत नजर आने लगती है। तो आखिर में प्रेमचंद हमें एक बहुत बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब कोई सिस्टम किसी के लिए जीना ही नामुमकिन कर दे, तो फिर आज़ादी का मतलब क्या रह जाता है? कैसी होती है वो आज़ादी जो पूरी तरह बर्बाद हो जाने के बाद मिलती है?